जंग का 17वां दिन और ट्रंप का एक बहुत अहम बयान जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस बयान के बाद यह कहा जा रहा है कि अमेरिका दुनिया से अपने साथियों से मदद मांग रहा है हॉर्मूज को खुलवाने के लिए, क्योंकि उनकी पहले की गई कोशिशें नाकाफी साबित हुई हैं। ये वही हॉर्मूज स्ट्रेट है जिस संकरे से रास्ते को पहले अमेरिका खुद ही खुलवाने का दावा कर रहा था। ट्रंप ने गवर्नमेंट बैक्ड इंश्योरेंस भी देने की पेशकश की थी अगर इंश्योरेंस नहीं मिलता है और इंश्योरेंस की कीमत बढ़ती जाती है तेल टैंकरों के लिए। यह भी कहा था कि जरूरत पड़ी तो अमेरिकी नेवी यहां से तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करेगी, लेकिन इंश्योरेंस का भरोसा दिलाने के बावजूद खतरा इतना बड़ा है कि तेल टैंकर मालिक इस खतरे में अपने जहाज और क्रू को भेजने के लिए तैयार नहीं दिखते। और नेवी एस्कॉर्ट की बात प्रैक्टिकल नहीं है। हर जहाज को यहां से बाहर निकालने के लिए एस्कॉर्ट करने में बहुत खर्च आएगा और उसकी वजह से नेवल शिप पर जो खतरा होगा वो उससे भी बड़ा होगा जो तेल टैंकरों पर बना हुआ है। अब ट्रंप एक और कोशिश कर रहे हैं जिसका नतीजा भी फिलहाल पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा, बल्कि ये कह सकते हैं कि जिन्हें वो हॉर्मूज खुलवाने में मदद करने के लिए कह रहे हैं उनका रुख इस पेशकश पर बहुत कोल है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने यह कहा है कि दुनिया को अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोलने के लिए एक इंटरनेशनल नेवल कोएलिशन बनाना चाहिए। ट्रंप का कहना है कि अगर दुनिया की एनर्जी सप्लाई इस रास्ते पर डिपेंड करती है तो इसकी हिफाजत करना भी पूरी दुनिया की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उन्होंने साफ साफ कहा कि मैंने कई देशों से अपील की है कि वो अपने नेवल वॉरशिप्स भेजें ताकि इस वाइटल सी रूट को खोला जा सके। ट्रंप ने जिन मुल्कों का नाम लिया उनमें शामिल हैं चाइना, फ्रांस, जापान, साउथ कोरिया और यूनाइटेड किंगडम। बाद में उन्होंने नेटो कंट्रीज से भी कहा कि अगर वो मदद नहीं करते हैं तो उन्हें एक बहुत बुरे फ्यूचर का सामना करना पड़ सकता है जिसमें नेटो का फ्यूचर भी खतरे में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है कि क्या दुनिया इस कोएलिशन में शामिल होने को तैयार है? ट्रंप की अपील के बाद दुनिया का रिएक्शन काफी कॉशियस रहा है। ब्रिटेन ने कहा कि वो अपने अलाइज के साथ सिचुएशन का असेसमेंट कर रहा है, लेकिन फ्रांस ने साफ कर दिया कि उसकी पॉलिसी डिफेंसिव है और वो इस जंग में डायरेक्टली शामिल नहीं होगा। जापान ने भी पार्लियामेंट में कहा कि फिलहाल वो मिडिल ईस्ट में एस्कॉर्ट शिप्स भेजने का कोई फैसला नहीं कर रहा। चाइना ने एक बिल्कुल ही अलग स्टांस लिया। बीजिंग ने कहा कि सबसे जरूरी चीज है कि हॉस्टिलिटीज को तुरंत रोका जाए और ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को स्टेबल रखा जाए। साउथ कोरिया ने कहा कि वो सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहा है, यानी साफ जवाब नहीं दिया, और एनर्जी रूट्स की सिक्योरिटी के लिए ऑप्शंस को एक्सप्लोर कर रहा है। यानी साफ था ट्रंप जिस ग्लोबल नेवल कोएलिशन की बात कर रहे थे वो बनाना इतना आसान नहीं होगा। इस पूरी कहानी का सेंटर है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज, जिसकी हम बार बार बात कर चुके हैं। एक नैरो मैरिटाइम पैसेज जो पर्शियन गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान और अरेबियन सी से जोड़ता है। यही वो चोक पॉइंट है जहां से दुनिया का लगभग 20% ऑयल शिपमेंट गुजरता है। लेकिन जंग के इन दिनों में ये रूट लगभग बंद हो चुका है। कम से कम 16 कमर्शियल वेसल्स हमलों का शिकार हो चुके हैं और कई टैंकर कंपनीज अब इस रूट से गुजरने में हिचक रही हैं। यहाँ ईरान की स्ट्रैटेजी साफ दिखाई देती है। तेहरान जानता है कि कन्वेंशनल मिलिट्री पावर में वो अमेरिका का मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उसने चुना है एसिमेट्रिक वॉरफेयर। सी माइंस, फास्ट अटैक बोट्स, ड्रोन्स और कोस्टल मिसाइल सिस्टम्स। क्योंकि हॉर्मूज स्ट्रेट सबसे नैरो पॉइंट पर सिर्फ 21 नॉटिकल माइल्स चौड़ा ही है। एक तरफ ईरान और दूसरी तरफ ओमान और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। इस ज्योग्राफी की वजह से ईरान के पास एक नेचुरल एडवांटेज है। लेकिन जंग का ये 17वां दिन है तो अमेरिका की आगे की रणनीति क्या है उसको भी जान लीजिए। उसको लेकर कई तरह की जानकारी अब सामने आ रही है अमेरिका में, जिनकी चर्चा हो रही है। हॉर्मूज क्राइसिस के बीच वॉशिंगटन में एक और प्लान पर डिस्कशन हो रहा है। टारगेट है ईरान का सबसे अहम ऑयल एक्सपोर्ट हब खर्ग आइलैंड। ये आइलैंड ईरान की ऑयल इकोनॉमी की बैकबोन है। यहीं से ईरान का मेजॉरिटी क्रूड एक्सपोर्ट होता है। अगर अमेरिका इस आइलैंड पर कंट्रोल हासिल कर लेता है तो तेहरान की इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ सकता है, लेकिन ये ऑपरेशन रिस्क से भरा हुआ है। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स मौजूद हैं शोरलाइन पर। वो शोरलाइन से मिसाइल्स और ड्रोन्स लॉन्च कर सकते हैं, पाइपलाइंस को सैबोटाज कर सकते हैं, यानी बहुत खतरा है। ट्रंप जंग से एग्जिट का एक और रास्ता तलाश सकते हैं। इसकी भी चर्चा अमेरिका में हो रही है, क्योंकि इस जंग का सबसे अहम और सेंसिटिव ऑब्जेक्टिव ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था। असल टारगेट ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम था अमेरिका के मुताबिक। एस्टिमेट्स के मुताबिक ईरान के पास लगभग 970 पाउंड्स का नियर बॉम्ब ग्रेड एनरिच्ड यूरेनियम मौजूद है।
ये मटेरियल स्टोर्ड है, ऐसा कहा जाता है, ईरान के शहर इस्फहान के अंडरग्राउंड टनल्स में। अगर अमेरिका इसे हासिल करना चाहता है तो उसे चलाना होगा एक बहुत रिस्की स्पेशल रेड ऑपरेशन, क्योंकि ये टनल्स बहुत गहरे हैं और बहुत मजबूती से इन्हें फोर्टिफाई किया गया है। अगर यूरेनियम कंटेनर्स को कोई भी खतरा पैदा होता है तो रेडियो एक्टिव कंटामिनेशन का खतरा भी बढ़ सकता है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस जंग से बाहर निकलने का कोई भी आसान रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं दे रहा है। वो यहां से बाहर निकलने के लिए जीत हासिल करना चाहते हैं। अगर वो जीत हासिल करना चाहते हैं तो फिर क्या खर्ग आइलैंड उसका एक अहम ऑब्जेक्टिव होगा, या फिर यूरेनियम को हासिल करना भी अहम मकसद हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप किस ओर जाएंगे? वो लगातार ये कह रहे हैं कि वो और ज़्यादा बड़े हमले करेंगे, लेकिन ये बड़े हमले किस हद तक करेंगे और कहां तक वो इससे अपनी जीत हासिल कर सकते हैं, सुनिश्चित कर सकते हैं, ये तमाम चीज़ें सवालों के घेरे में हैं। यानी एक तरफ अमेरिका कोशिश कर रहा है हॉर्मुज स्ट्रेट को रीओपन करने के लिए, दूसरी तरफ वो प्लानिंग कर रहा है ईरान की इकोनॉमी और न्यूक्लियर कैपेबिलिटी दोनों को टारगेट करने का। लेकिन सवाल अभी भी बाकी है, क्या वॉशिंगटन इस जंग को जल्दी खत्म कर पाएगा, या ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट को एक और लंबे और खतरनाक फेज में ले जाएगा?